हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जी लर्निंग पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम फिर आपके सामने एक नया पॉइंट लेके आए हैं जो कि है एजुकेशनल स्टैटिक्स अर्थात शैक्षिक सांख्यिकी। ठीक है, आज हम इस चीज़ को बहुत डीपली समझेंगे और पूरा इसके अंतर्गत आने वाले, चाहे वो आलेखी चित्रण हो, चाहे वो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत मिड मोड मीडियन हो, सहसंबंध गुणांक हो, इन सब चीज़ों का हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और समझेंगे क्या होता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्टैटिक्स क्या है। क्या स्टैटिक्स एक विज्ञान की शाखा है या गणित की शाखा है या फिर कला की शाखा है? तो हम आपको ये बता दें कि ये विज्ञान, कला, सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र सभी की ये शाखा है। मतलब जहाँ भी हमको अन्वेषणात्मक कार्य करना होगा, जहाँ भी हमको किसी प्रकार का के परिणाम या फिर निष्कर्ष तक पहुँचने की ज़रूरत होगी, वहाँ पे हमको सांख्यिकी का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में सांख्यिकी को क्यों लिया गया। शिक्षा के क्षेत्र में क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में बालक की अभिवृत्त्यात्मक, उसकी रुचि, उसकी बुद्धि लब्धि और उसकी जीवन के लगभग सभी मापन और मूल्यांकन से संबंधित तथ्यों को करने के लिए सांख्यिकी की आवश्यकता पड़ती है, खासकर मापन। और चूँकि मापन और मूल्यांकन एक दूसरे के बहुत सन्निकट हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मापन और मूल्यांकन को करने के लिए हमको सांख्यिकी की आवश्यकता पड़ी। तो हम ये नहीं कह सकते कि सांख्यिकी का केवल कोई एक विशिष्ट क्षेत्र है, वो बहुत ही व्यापक क्षेत्र है इसका। और इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति कुछ विद्वान मानते हैं, इंग्लिश में ये स्टैटिक्स शब्द तो सभी जानते हैं। लैटिन भाषा में इसे स्टेटस बोला जाता है, जिसका अर्थ होता है राज्य से संबंधित आंकड़े, और इटालियन भाषा में इसे स्टैटिस्टिका बोला जाता है। इसका अर्थ भी, ये भी इसका हिंदी रूपांतर सांख्यिकी है, और जर्मन भाषा में इसे स्टैटिस्टिक बोला जाता है। ठीक है, तो ये स्टैटिस्टिक, यूरे और केंडाल ने इसे इटालियन में स्टैटिस्टिका बोला था, और अंग्रेजी भाषा में स्टैटिक्स, लैटिन भाषा में स्टेटस, इटालियन भाषा में स्टैटिस्टिका और जर्मन भाषा में स्टैटिस्टिक बोला जाता है। और ये किसका हिंदी रूपांतरण है? इन सब का हिंदी रूपांतरण है सांख्यिकी। ठीक है, अब बात करते हैं कि वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो सांख्यिकी शब्द का अर्थ, चूंकि हम सबसे पहले सांख्यिकी का अर्थ और परिभाषा पढ़ रहे हैं, इस बिंदु के अंतर्गत हम जानेंगे कि जो सांख्यिकी शब्द का अर्थ है वो उस विज्ञान से इसको माना गया है जिस क्षेत्र से संबंधित प्रदत्तों में व्यवहार करने में प्रयुक्त होता है। बात समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप विश्लेषण कार्य कर रहे हैं, कहीं पे शोधात्मक कार्य कर रहे हैं या फिर अन्वेषणात्मक कार्य कर रहे हैं, मतलब कि आप रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हमको विभिन्न प्रकार के समंक या आंकड़े मिलते हैं। आंकड़े या समंक का मतलब यही है कि प्रदत्त को ही आंकड़ा भी कहते हैं, समंक भी कहते हैं और प्रदत्त भी कहते हैं, डाटा भी कहते हैं। तो इन सब से जो आंकड़े मिलते हैं उनसे हम विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं, संकलित करते हैं, विभिन्न प्रकार की जानकारियों का हम संकलन करते हैं। तो अगर हम ये संकलन करने का कारक सांख्यिकी ही है, इसी के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की जानकारियों को हासिल करते हैं। जो भी हमको आंकड़े मिलते हैं, चाहे वो परिमाणात्मक हों चाहे वो संख्यात्मक हों, जो भी आंकड़े हमें मिलेंगे हम उसका अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन किस क्षेत्र में किया जाएगा? सांख्यिकी के क्षेत्र में किया जाएगा। और स्टैटिस्टिक नाम देने का श्रेय सबसे पहले एक जर्मन विद्वान थे, गाटफ्राइड आचेनवाल।
गॉटफ्राइड आचेनवाल, या इनको कोई कोई बोलते हैं एकेनवाल। कहीं कहीं एकेनवाल लिखा होता है, कहीं कहीं आचेनवाल। आचेनवाल सही है। गॉटफ्राइड आचेनवाल ने स्टैटिक्स शब्द दिया, सबसे पहले इसका प्रयोग किया, जिसके कारण इन्हें सांख्यिकी का जन्मदाता बोला जाता है, जिसके कारण इन्हें सांख्यिकी का जन्मदाता कहा जाता है। और प्राचीन काल में जो पाश्चात्य सभ्यताएं थी या पाश्चात्य देश थे, वो सांख्यिकी का यूज करते थे, सांख्यिकी का उपयोग करते थे वहाँ की पॉपुलेशन को जानने के लिए, टैक्स मतलब राजस्व या कर को जानने के लिए, नंबर ऑफ एनिमल मतलब पशुओं की संख्या को जानने के लिए, स्त्री पुरुषों की संख्या को जानने के लिए, और इन सब के अतिरिक्त इन सब को जानने के बाद उस पर अलग अलग नीतियां बनाने के लिए उन्होंने सांख्यिकी का उपयोग किया। इसलिए राज्य से संबंधित शब्द है, राज्य से संबंधित। पहले तो इसे राजतंत्रात्मक शब्द ही माना गया, सबसे पहले इसे राजतंत्र का विज्ञान कहा जाता था, क्योंकि इसका ज़्यादातर उपयोग ये आज से नहीं, लगभग 18वीं शताब्दी से इसका यूज हो रहा है। तो राजतंत्र का विज्ञान इसे कहा जाता है। और क्योंकि इसका उपयोग राजतंत्रात्मक कार्यों में होता था, राज्य से संबंधित होता था, तो इसलिए इसको राजतंत्र का विज्ञान कहा जाता है। और आज सांख्यिकी जो है अपने आप में एक स्वतंत्र अनुशासन है। आज सांख्यिकी स्वतंत्र है, स्वतंत्र विषय है। पहले इसको अलग अलग विषय के साथ पढ़ते थे, लेकिन आज एक ये स्वतंत्र विषय बन चुका है। अगर अन्वेषणात्मक कार्य करना है, चाहे अर्थशास्त्र का क्षेत्र हो, सामाजिक विषय का कोई भी क्षेत्र हो, इसके अतिरिक्त मैथ का क्षेत्र मतलब गणित का क्षेत्र हो, या फिर शैक्षिक क्षेत्र हो जिसके अंतर्गत बालकों की अभिवृत्ति को जानने के लिए, तो इसका यूज होगा, सांख्यिकी का यूज होगा। अगर आप आगे पीएचडी करना चाहते हैं तब भी आपको सांख्यिकी पढ़नी पड़ेगी। उच्च माध्यमिक कक्षाओं से लेके उच्चतर कक्षाओं तक, स्नातक, परास्नातक, रिसर्च, सब में हमको सांख्यिकी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना? तो बने रहिए हमारे साथ हमारे इस वीडियो में, और देखते हैं अब कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, सांख्यिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को अब देखेंगे। तो मनोवैज्ञानिक फर्ग्यूसन साहब कहते हैं कि सांख्यिकी वैज्ञानिक विधान की एक शाखा है। इसका संबंध सर्वे मतलब सर्वेक्षण तथा परीक्षणों द्वारा प्राप्त होने वाली सामग्री के संकलन मतलब कलेक्शन, वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन, तथा व्याख्या मतलब एक्सप्लेनेशन से है। तो फर्ग्यूसन कहते हैं कि अगर आप कभी भी रिसर्च करते हैं, किसी भी विशिष्ट क्षेत्र में अगर आप रिसर्च करते हैं, शोधात्मक या अन्वेषणात्मक कार्य करते हैं, तो आप जो भी समंक प्रदत्त या फिर डाटा को कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, उसके व्यवहार का विश्लेषण करेंगे, उसका वर्गीकरण करेंगे, फिर विश्लेषण करते हैं। पहले वर्गीकरण करेंगे, फिर विश्लेषण करेंगे, और उसके बाद निष्कर्ष करने का जो ये प्रक्रिया है, निष्कर्ष तक पहुंचने की जो ये प्रक्रिया है, वो सांख्यिकी है। फिर एक मनोवैज्ञानिक ए.एल. बाउले थे, उन्होंने कहा कि सांख्यिकी को वास्तव में गणना का विज्ञान कहा जाता है। मतलब कि स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ कैलकुलेशन, इसे कहा एच.एल. बाउले ने। उसके बाद एक और बहुत ही महान मनोवैज्ञानिक थे, बेडिंगटन के अनुसार। बेडिंगटन कहते हैं कि सांख्यिकी अनुमानों एवं संभावनाओं का विज्ञान है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सांख्यिकी है वो अनुमान का मतलब एजम्पशन, जो आप अनुमान लगाते हैं, और
अनुमान लगाने के बाद आप उसमें जो संभावनाओं की तलाश करते हैं, पॉसिबिलिटी, सर्च फॉर पॉसिबिलिटी, जो आप पॉसिबिलिटी की तलाश करते हैं, अनुमान लगाते हैं, उसका जो विज्ञान है, उसका जो वैज्ञानिक ज्ञान है, उसे ही हम सांख्यिकी कहते हैं। ठीक है, मतलब कि स्टैटिक इज द साइंस ऑफ एजम्पशन एंड पॉसिबिलिटीज, ऐसा मानना था हमारे मनोवैज्ञानिक बेडिंगटन साहब के अनुसार। इन सब की परिभाषाएं और ओवरऑल सांख्यिकी को समझने के बाद हम ये कह सकते हैं कि जो शैक्षिक सांख्यिकी है, इसका सामान्य अर्थ ये है कि शिक्षा संबंधी तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीकरण और अध्ययन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एजुकेशन से रिलेटेड क्लासिफिकेशन हम करते हैं, टेबुलेशन करते हैं और उसकी एनालिसिस करते हैं, वो सब हमारा सांख्यिकी है। ठीक है, ये सब हम करते हैं शिक्षा के अंतर्गत। सामाजिक विषय के अंतर्गत हम सांख्यिकी को पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त मैथ में भी हम पढ़ते हैं। साइंस का तो पार्ट है ही है, क्योंकि इसमें सारी चीजें जो होती हैं वो साइंटिफिक प्रोसीजर के अंतर्गत इसमें रिसर्च करते हैं। अभी आप देखेंगे इसके आगे का चैप्टर केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, तो उसमें कैलकुलेशन और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रियलिटी में वहां से स्टार्ट होता है। लेकिन उसको समझाने से पहले हम आपको ये बताना जरूरी समझते हैं कि क्या है स्टैटिक्स। और स्टैटिक्स मतलब सांख्यिकी का ही वो पार्ट है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, आलेखीय चित्रण, सह संबंध, ये सारी चीजें। इसके अलावा प्रतीप गमन है और अलग अलग चीजें हैं जिससे हम मापन और मूल्यांकन का कार्य करते हैं, जो हम इसके अंतर्गत समझेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें सांख्यिकी की विशेषताओं को देखते हैं। अगर आपने अभी तक ध्यान से परिभाषाओं को समझा है, सभी महान मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं को समझने के बाद और निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद अब देखते हैं उसी आधार पर हम इनकी विशेषताओं को समझते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, सांख्यिकी जो है वास्तव में जटिल और गत्यात्मक विषय है। सांख्यिकी की व्यापक परिभाषाएं जो कि अभी तक हमने पढ़ी हैं, वो इनकी विशेषताओं को पूर्ण रूप से स्पष्ट करती है। पहली चीज तो सांख्यिकी कभी भी किसी व्यक्ति विशेष या किसी व्यक्तिक चीज का, व्यक्तिक तथ्य का जो है अध्ययन नहीं करती है, ये समूह का अध्ययन करती है। हमेशा ये समूह का अध्ययन करेगी। तो पहली विशेषता जान लीजिए कि सांख्यिकी हमेशा समूह का अध्ययन करेगी। ये कभी भी व्यक्तिक चीजों का अध्ययन नहीं करती है और इसका जो परिणाम होगा, रिजल्ट होगा, वो औसत के आधार पर निर्भर करता है। इसका रिजल्ट, सांख्यिकी का रिजल्ट हमेशा औसत के आधार पर निश्चित होता है, निर्भर करता है। सांख्यिकी समस्या के संख्यात्मक रूप का अध्ययन करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सा से सांख्यिकी और सा से संख्यात्मक रूप, मतलब जो सांख्यिकी है वो समस्या के संख्यात्मक रूप का अध्ययन करती है। उसको कुछ न कुछ अंक, गणितीय अंक या संख्या प्रदान की जाती है, उसके बाद ये जो है अध्ययन इसका किया जाता है। तीसरा पॉइंट है कि सांख्यिकी आंकड़ों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करती है, व्यापक नहीं, संक्षिप्त रूप में जो है ये सांख्यिकी आंकड़ों को प्रस्तुत करती है। ठीक है, आंकड़ों को प्रस्तुत करने में शुद्धता का ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर आपको प्योर या फिर शुद्ध रिजल्ट या परिणाम चाहिए, आपको शुद्ध परिणाम चाहिए, तो आपको आंकड़ों को प्रस्तुत करने में शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, मतलब कि ये भी इसकी विशेषता है कि आंकड़ों को हमेशा शुद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तभी हमको शुद्ध परिणाम प्राप्त होंगे। अगली चीज, आप आंकड़ों का संकलन करने जाएंगे
तो जरूरी ये है कि आपका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य होना चाहिए, किस कारण से हम आंकड़ों का संकलन कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो हमारा अगला पॉइंट है, आंकड़ों का जो संकलन होता है उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। सांख्यिकी की ये विशेषता है कि आंकड़ों का संकलन हमेशा उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए और आंकड़े हमेशा एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार आप एक ही समूह में, एक ही टेबल में, एक ही सारणी में मैथ का भी नंबर लिख दें और हिंदी का भी नंबर लिख दें। नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसमें आपको संकलन, अगर आप डाटा या सारणी बना रहे हैं तो उसमें आपको अलग अलग चीज़ों को अलग अलग कॉलम में लिखना है, लेकिन जरूरी है कि वो एक दूसरे से आंकड़े जो हैं वो संबंधित होने चाहिए। मतलब कि विषय तो एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन उनके नंबर उनकी अलग अलग सारणियों में होंगे। ठीक है ना। तो ये रही हमारी सांख्यिकी की विशेषताएं। तो पहली विशेषता हमने ये पढ़ी कि सांख्यिकी किसका अध्ययन करती है, समूह का अध्ययन करती है। इसका परिणाम किस पर निर्भर होता है, औसत के आधार पर निर्भर होता है। औसत के आधार पर मीन्स इट्स डिपेंड ऑन एवरेज, ये हमेशा एवरेज पे डिपेंडेंट होता है। और दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि हमेशा ये न्यूमेरिकल वैल्यू पर एनालिसिस करती है। मतलब कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, उसके संख्यात्मक रूप, सांख्यिकी समस्या के संख्यात्मक रूप का अध्ययन करती है। फिर अगला पॉइंट है, जो सांख्यिकी है वो आंकड़ों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करती है। तब संक्षिप्त रूप में आप देखते हैं ग्राफ के द्वारा व्यापक आंकड़ों को बहुत ही छोटा करके दिखाती है। ठीक है ना। तो सांख्यिकी का ये उद्देश्य है, ये उसकी विशेषता है कि सांख्यिकी जो है वो आंकड़ों का संक्षिप्तीकरण कर देती है। आगे बात करते हैं, आंकड़ों को प्रस्तुत करने में शुद्धता का ध्यान रखा जाता है, प्योरिटी का ध्यान रखा जाता है। जब भी आप आंकड़ों को प्रस्तुत करेंगे तभी प्योर रिजल्ट हमको मिलेगा। अगला हमने पॉइंट अभी पढ़ा कि आंकड़ों का संकलन उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। आप जिन आंकड़ों को का सर्वे करके लाए हैं, किस लिए लाए हैं, मतलब उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए। हमारे आंकड़ों का संकलन जो होता है होगा इसमें, वो हमेशा उद्देश्यपूर्ण होगा। और हमने लास्ट में पढ़ा कि आंकड़े परस्पर एक दूसरे से संबंधित किए जाने योग्य होने चाहिए। ठीक है। तो आंकड़े जो होंगे वो एक दूसरे से जो है संबंधित किए जाने योग्य होंगे। जैसे अगर माध्य पता है और माध्यिका पता है तो बहुलक निकाल सके हम। इस तरीके से सारी चीज़ें सांख्यिकी में जो उनका मापन और मापन से संबंधित चीज़ें हैं या तथ्य हैं, वो एक दूसरे से सहसंबंधित होना आवश्यक है। ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। तो दोस्तों अब हम देखते हैं सांख्यिकी के कार्य या फिर उद्देश्यों के बारे में। ठीक है। मीन्स फंक्शंस एंड और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैटिक्स। ठीक है। देखिए इसके कार्य या उद्देश्य को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हम देख सकते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव, मतलब सामान्य उद्देश्य की दृष्टि से। तो आप ये जानते हैं परिभाषा में जब हम इनकी परिभाषाओं को बता रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि इसका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है आंकड़ों का संकलन करना। इसके पहले भी हमने बताया था कि ये समूह के आंकड़ों का संकलन करती है सांख्यिकी जो है। तो शिक्षा से संबंधित जो सांख्यिकी है वो आंकड़ों का संकलन करेगी। वो तो सब में होगा, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, अर्थशास्त्र से संबंधित हो, विज्ञान से संबंधित हो, गणित से संबंधित हो, हमेशा ये
जो है आंकड़ों का संकलन करेगा। और शिक्षा से संबंधित जो संकलित आंकड़ों को व्यवस्थित करके उनका वर्गीकरण करना। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि सांख्यिकी के कार्य या फिर उद्देश्य क्या क्या है। तो सांख्यिकी के कार्य और उद्देश्यों को हम दो दृष्टिकोणों पे समझ सकते हैं। पहला, सामान्य उद्देश्य, जनरल ऑब्जेक्टिव। अगर हम जनरल ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पहली चीज ये होती है इसमें कि जो शिक्षा से संबंधित इसका उद्देश्य क्या होता है सांख्यिकी का, कि ये भी जिस भी विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित होती है उससे संबंधित आंकड़ों का इसमें संकलन होता है। ठीक है। दूसरी चीज, शिक्षा से संबंधित है तो शिक्षा से संबंधित संकलित आंकड़ों को व्यवस्थीकरण करके उनका वर्गीकरण करना, उनका वर्गीकरण होता है इसमें, उनका इसमें वर्गीकरण होता है। और उसके बाद उन आंकड़ों को विश्लेषण करके उनकी व्याख्या करने का प्रोसेस होता है। यह भी इसका उद्देश्य है कि जो भी आंकड़े हमने प्राप्त किए हैं हम उनकी समीक्षा करके व्याख्या करेंगे। ठीक है, विश्लेषण करेंगे, उसके बाद व्याख्या करेंगे। और शिक्षा से संबंधित जो आंकड़े होंगे उन्हीं के आधार पर हम उनके भविष्य से संबंधित हम कोई भी बात कह सकते हैं, अपना कथन कह सकते हैं। तो ये सारी बातें रहेंगी हमारी सामान्य उद्देश्य की दृष्टि से। तो अब देखते हैं सांख्यिकी के कार्य या उद्देश्य के अंतर्गत विशिष्ट उद्देश्य की दृष्टि से देखेंगे अब कि सांख्यिकी के विशिष्ट उद्देश्य की दृष्टि से क्या क्या कार्य हैं। ठीक है। तो विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आता है कि छात्रों को व्यावसायिक एवं शैक्षिक निर्देशन देना। सांख्यिकी का अर्थ, ये सांख्यिकी का जो विशिष्ट उद्देश्य है वो ये है कि जो छात्र हैं उनको व्यवसाय परक निर्देशन, शैक्षिक शिक्षा परक निर्देशन देना है। दूसरी चीज कि छात्रों के दो समूह हों, छात्र के अगर दो समूह हैं तो उनके प्राप्तांकों की तुलना करना है। छात्रों के दो समूह हैं तो उसके आधार पर उनका टेस्ट लेना और उसके बाद प्राप्तांकों की तुलना करके उनके भविष्य के बारे में बताना कि उनका भविष्य, विद्यार्थियों का भविष्य जो है, जो नंबर अच्छा पाएंगे, विद्यार्थियों का जो समूह अच्छा नंबर पाएगा उनसे ही उम्मीद ये की जाती है कि उनका भविष्य उज्जवल है। और जिनका नंबर कम आता है उनसे और वर्ग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो छात्रों के विषय में उनके प्राप्तांकों के आधार पर क्या करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे। अगला, विकास और प्रगति का चक्र खींचना। ये भी विकास और प्रगति के चक्र को खींचना भी, ये भी सांख्यिकी का विशिष्ट उद्देश्य है। वंश परंपरा एवं वातावरण के प्रभाव का अध्ययन करना, मतलब आनुवांशिक लक्षणों का भी अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त गुणों के पारस्परिक सहसंबंध, गुणों के पारस्परिक सहसंबंधों का अध्ययन करना भी सांख्यिकी के विशिष्ट उद्देश्यों के अंतर्गत आता है। तो ये तो बात हो गई हमारी सांख्यिकी के कार्यों उद्देश्य के बारे में। ठीक है। अब हम आगे समझेंगे कि सांख्यिकी की प्रकृति क्या है, मतलब इसका किस किस क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और उसके अतिरिक्त अन्य किस किस क्षेत्र में। तो अब हम बात करेंगे सांख्यिकी की प्रकृति के बारे में। बहुत से मनोवैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों को इसके आपसी मतों से
इस बात की विवेचना की जा सकती है, जिन्होंने ये माना है सांख्यिकी को कि वो विज्ञान भी है, कुछ लोगों ने इसे विज्ञान माना है और कुछ अर्थशास्त्री और शिक्षाविदों ने इसे कला माना है। तो जिन लोगों ने विज्ञान माना है उनका अपना तर्क और प्रमाण था, और जिन लोगों ने इसे कला माना है उनका अपना तर्क और प्रमाण था। तो जिन लोगों ने इसको विज्ञान माना है उनमें से हम कुछ के बारे में बात करते हैं, जिन्होंने गूच के शब्दों में, गूच महोदय ने कहा है कि जो सांख्यिकी है विज्ञान घटना विशेष के कारण तथा प्रभाव के मध्य संबंध विषयक ज्ञान का क्रमबद्ध समूह है। गूच ने कहा कि जो विज्ञान घटना विशेष के कारण प्रभाव के मध्य संबंध विषयक ज्ञान का क्रमबद्ध समूह है। जिस प्रकार विज्ञान में चीजों को क्रमबद्ध ढंग से अन्वेषणात्मक और प्रयोगात्मक कार्य होते हैं, ठीक उसी प्रकार सांख्यिकी में भी घटनाओं का सही ढंग से विवरण प्राप्त करने के लिए उसी प्रकार की वैज्ञानिक पद्धति का इसमें इस्तेमाल या उपयोग होता है। उसके बाद क्रॉक्सन एवं क्राउडेन ने भी माना कि सांख्यिकी जो है वो विज्ञान है। इन्होंने कहा कि सांख्यिकी को संख्यात्मक आंकड़ों के संकलन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, निर्वचन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। बिल्कुल वही बात जो हम विज्ञान के अनुप्रयोगों को करते समय फॉलो करते हैं या उपयोग में लाते हैं, ठीक वही सारी चीजें इसमें भी संकलन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वचन जैसी सारी क्रियाएं इसमें भी होंगी। इसलिए सांख्यिकी को इन्होंने कहा है कि ये जो है ये हमारा विज्ञान है। तो इस प्रकार से हम इन दोनों लोग, इसके अतिरिक्त और अन्य कई बहुत सारे मनोवैज्ञानिक और अर्थशास्त्री हैं, समाजशास्त्री हैं, जिन्होंने इसे विज्ञान माना है और ये वैज्ञानिक तथ्यों और तर्कों पर प्रमाणित होता है। इसलिए ये बात सत्य है कि ये विज्ञान है, लेकिन ये कला भी है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं सांख्यिकी को कला के रूप में। अभी हमने देखा सांख्यिकी को विज्ञान के रूप में, अब हम देखेंगे सांख्यिकी को कला के रूप में। तो बिल्कुल अभी हमने कहा ना कि सांख्यिकी क्या है, कला के सांख्यिकी कैसी है, सांख्यिकी की जो प्रकृति है वो कला के रूप में है। तो इसके अंतर्गत हम ये जानते हैं कि जब किसी अनुसंधान में समस्याओं के हल खोजने का प्रयास किया जाता है तो विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों को व्यवहार में, इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है, व्यवहार में कैसे लाया जाए, इसका जो ज्ञान होता है वो सांख्यिकी के द्वारा ही संभव है और यही तो कला है। तो इस प्रकार सांख्यिकी को वैज्ञानिक पद्धतियों के विज्ञान को प्रयोग करने की कला कहा जाता है। मतलब कि अगर आप वैज्ञानिक पद्धतियों को किस तरीके से प्रयोग करते हैं, ये प्रयोग करना ही तो कला है। तो इससे हमको ये समझ में आया कि सांख्यिकी न केवल विज्ञान है बल्कि कला भी है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी कला और विज्ञान का समन्वित स्वरूप है, जिससे हमको इसके व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक पहलुओं की समझ होती है। हम किसी भी तथ्य को के व्यवहारिक पक्ष को भी समझ पाते हैं, सैद्धांतिक पक्ष को भी समझ पाते हैं।
इसका कारण जो है वो हमारा सांख्यिकी का कला और विज्ञान होना ही तो है। तो इस प्रकार से हम ये समझते हैं कि जो सांख्यिकी है वो कोई विशिष्ट रूप से ना तो विज्ञान है ना ही विशिष्ट रूप से कला है, बल्कि क्या है, ये दोनों का समन्वित अध्ययन है। दोनों का क्या है, समन्वित अध्ययन है। और इसके अंतर्गत हम सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों पहलुओं का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से हमारी सांख्यिकी की प्रकृति यहाँ पे समझ में हमें आती है कि ये विज्ञान और कला दोनों। तो दोस्तों अब हम देखेंगे सांख्यिकी के प्रकार। सांख्यिकी को दो आधारों पे विभाजित किया गया है। तो पहला आधार है कार्य या उपयोगिता के आधार पे। जो पहला इसका आधार है, जिसके आधार पे हम पढ़ेंगे, तो है कार्य एवं उपयोगिता के आधार पर। और दूसरा जो आधार है वो प्रदत्त आंकड़ों के आधार पे या फिर आंकड़ों के वितरण या विवरण के आधार पे हम दूसरी टाइप्स की सांख्यिकी को पढ़ेंगे। तो पहला जो होता है कार्य या उपयोगिता के आधार पे, जो पहला टाइप हमारी सांख्यिकी का है वो है वर्णनात्मक सांख्यिकी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक। अब वर्णनात्मक सांख्यिकी क्या होती है, इसके बारे में अभी हम चर्चा विस्तार से करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अभी बता रहे हैं कि जो वर्णनात्मक सांख्यिकी होती है, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी छात्र के सर्वांगीण विकास को मापने के लिए, उसकी बौद्धिक और शैक्षिक उपलब्धि को समझने के लिए जब हम रेखा चित्रों, बहुभुज आकृति, स्तंभाकृत आकृति और संचयी आवृत्ति वक्र का उपयोग करके वर्णन करते हैं किसी भी विशिष्ट क्षेत्र का, चाहे हमारा अनुसंधात्मक क्षेत्र होगा, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे शैक्षिक हो, अर्थशास्त्र का हो या फिर समाजशास्त्र का हो, कोई भी क्षेत्र हो, अगर उसमें हम इन विधियों का प्रयोग करते हैं या और इन विधियों का प्रयोग करके वर्णन करते हैं, तो वो हमारी वर्णनात्मक सांख्यिकी के अंतर्गत आएगी। जिसमें हमने बताया ना कि अभी रेखा चित्र, बहुभुज जो है आकृति, मतलब जो रेखा चित्र है टोटल, या फिर स्तंभाकृत आकृति, संचयी आवृत्ति वक्र, इन सब का जब हम प्रयोग करते हैं तो ये सब वर्णनात्मक प्रयोग करके वर्णन करते हैं उस क्षेत्र का, तो इसे वर्णनात्मक सांख्यिकी कहते हैं। जैसे कि किसी क्लास में हम बच्चों को केवल उनके शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर उनके बारे में सारी जानकारी बता दें, तो ये सही नहीं रहता है। उनके सर्वांगीण विकास को देखते हैं उसमें, तो उसके लिए सभी प्रकार के मापन और मूल्यांकन करके तब उसमें वर्णन करते हैं या अपने कथन को बताते हैं, तो वो सारी चीजें आएंगी वर्णनात्मक सांख्यिकी के। दूसरा है हमारा सहसंबंध सांख्यिकी। अब सहसंबंध सांख्यिकी क्या है, तो सहसंबंध सांख्यिकी के अंतर्गत हम इनको मापन और मूल्यांकन से संबंधित जो चर होते हैं, दो चरों के अंतर्गत संबंध का अध्ययन करते हैं, अर्थात इसमें दो चरों के बीच के संबंध का अध्ययन करते हैं। तीसरी कार्य एवं उपयोगिता के आधार पर सांख्यिकी का तीसरा टाइप है अनुमानिक सांख्यिकी। अनुमानिक सांख्यिकी में मेन दो ही चीजें होती हैं। पहली चीज, आप किसी भी विशिष्ट समग्र क्षेत्र को किसी एक छोटे से पार्ट में उसके बारे में शोध करके उस पूरे विशिष्ट क्षेत्र का अनुमान लगा लेते हैं। अगर आकलन और परीक्षण के द्वारा उसमें प्रचलित सभी प्राचल का जो है आप एनालिसिस करेंगे, आकलन करेंगे, उसके बाद सभी पद्धतियों पर परीक्षण करेंगे और उसके आधार पर आप बताएंगे, अनुमान के द्वारा आप बताएंगे। अगर किसी शोध कार्य के विषय में उसका निष्कर्ष समझाएंगे आप, तो वो आ जाएगा हमारा अनुमानिक सांख्यिकी के आधार पर। ठीक है, जैसे कि
अगर आप किसी फल विक्रेता की दुकान पे खड़े हैं और दिन भर आपने उसकी एनालिसिस किया, तो अगर वहाँ पे किसी एक पार्टिकुलर फ्रूट की ज़्यादा सेलिंग हुई, तो ऐसा तो आप नहीं कह सकते हैं ना कि पूरे इंडिया में इसी पार्टिकुलर फ्रूट की सेलिंग ज़्यादा हुई होगी। लेकिन आप अनुमान लगा सकते हैं, जैसे किसी सीजन में आम का जब फल का समय गर्मियों के दिनों में ज़्यादा बिकते हैं, तो उस समय में अगर कोई कोई मान लीजिए किसी एक दुकान में ज़्यादा आम की बिक्री हो रही है, मैंगो की सेलिंग ज़्यादा हो रही है, तो आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ सीजन तो चल रहा है आम का, तो मैंगो पूरे इंडिया में ही ज़्यादा सेलिंग होगी। लेकिन इसमें जो है 50-50% चांसेस होते हैं कि हमारी बातें सही हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हो गया अनुमानिक सांख्यिकी। क्या जो है अनुमानिक सांख्यिकी यही है जिसके आधार पे हम गणना करते हैं। फिर दूसरी बात करते हैं आंकड़ों के आधार पर प्रदत्त समंक या आंकड़े। आंकड़ों को ही प्रदत्त भी कहते हैं, समंक भी कहते हैं, और आंकड़े तो आंकड़े ही हैं। तो इनके वितरण के आधार पे ये दो प्रकार की होती हैं, प्राचल सांख्यिकी या अप्राचल सांख्यिकी। मतलब एक में आंकड़े खुले होंगे, एक में आंकड़े अव्यवस्थित होंगे और एक में आंकड़े व्यवस्थित होंगे। तो उनका अध्ययन करके हम इसमें समझेंगे कि जो है हमारी सांख्यिकी का, उसी सांख्यिकी द्वारा हम अपने निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कार्य एवं उपयोगिता के आधार पर सांख्यिकी तीन प्रकार से हो जाएगी। एक है वर्णनात्मक सांख्यिकी, सह संबंध सांख्यिकी, और तीसरी है हमारी अनुमानिक सांख्यिकी। और प्रदत्त या आंकड़ों के वितरण के आधार पर वो कहेंगे हम लोग तो प्राचल सांख्यिकी, अप्राचल सांख्यिकी। अब इन सब के बारे में हम एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब हम कार्य या उपयोगिता के आधार पर देखेंगे अपने सांख्यिकी के अलग अलग प्रकार। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया कि वर्णनात्मक सांख्यिकी क्या होती है, तो आप कहेंगे वर्णनात्मक सांख्यिकी क्या होती है, इसमें प्रदत्त डाटा के कार्य या उपयोगिता के आधार पर हम देख रहे हैं। तो इसमें पहला क्या है हमारा वर्णनात्मक सांख्यिकी। तो इसमें जो हमको डाटा प्राप्त होंगे, जो हमको समंक या प्रदत्त प्राप्त होंगे, उनके नमूने, उनके प्रतिदर्श या उनके सैंपल का वर्णन करके संक्षिप्त करने का कार्य किया जाता है। अब संक्षिप्त किससे करते हैं? संक्षिप्त जैसे आपके पास एवरेज बहुत सारे औसत आपने मान लीजिए किसी भी चीज का औसत आपने निकाला है, तो उसको आप ग्राफ के माध्यम से दिखा सकते हैं, आंकड़ों को आप रेखा चित्र के माध्यम से दिखा सकते हैं, संक्षिप्त रूप से, छोटे रूप में, बहुभुज आकृति के माध्यम से दिखा सकते हैं, स्तंभाकृति आकृति के माध्यम से दिखा सकते हैं, संचयी आवृत्त वक्र के माध्यम से दिखा सकते हैं ना। तो इस प्रकार से वर्णनात्मक विधि में क्या होता है, जो हमको आंकड़े प्राप्त होते हैं, नमूने या सैंपल प्राप्त होता है, उसका हम संक्षिप्तीकरण करते हैं और उसके बाद वर्णन करते हैं। उन जो भी तथ्य रहेंगे उनका हम वर्णनात्मक पद्धति के द्वारा वर्णन करके अपने निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो ये तो है हमारी वर्णनात्मक सांख्यिकी। ठीक है, दूसरी सांख्यिकी है कार्य या उपयोगिता के आधार पर सहसंबंध सांख्यिकी। तो इसकी डिफिनीशन के अकॉर्डिंग देखें तो इस प्रकार की सांख्यिकी में जो प्राप्त प्रदत्त या आंकड़े होते हैं उनके बीच सहसंबंध निकाला जाता है। ठीक है, और इस सांख्यिकी का जो मुख्य कार्य होता है वो दो चरों या दो निरीक्षणों के बीच संबंध निर्धारित करना। दो चरों के बीच में, जैसे कि आप किसी भी दो विद्यालय के बीच में तुलना कर सकते हैं, सहसंबंध
के द्वारा दो वर्ग या समूह में तुलना कर सकते हैं, वर्ग या सहसंबंध सांख्यिकी के माध्यम से। तो ये हमेशा ज्यादातर तुलनात्मक अन्वेषण कार्य पर आधारित पद्धति है। इसमें तुलनात्मक कार्य होता है, सहसंबंध। कोई दो चर है ना, तो उनके बीच में सहसंबंध स्थापित किया जाता है, उनके बीच में संबंध निकाला जाता है। अगला है अनुमानिक सांख्यिकी। अनुमानिक सांख्यिकी में क्या होता है, प्रतिदर्श मतलब सैंपल के आधार पर जनसंख्या, पॉपुलेशन के संबंध में अनुमान लगाया जाता है, और इस सांख्यिकी को प्रतिचयन सांख्यिकी भी कहते हैं। तो इस सांख्यिकी का दूसरा नाम प्रतिचयन सांख्यिकी है। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप किसी विशिष्ट स्थान पर रह रहे हैं और अगर आप उस स्थान का सर्वेक्षण करते हैं तो वहां के क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पे पूरे भारतवर्ष की जनसंख्या का अनुमान लगा सकते हैं। और अगर आप भारतवर्ष की जनसंख्या की गणना करते हैं तो आप उसके क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुमान मतलब उन दोनों के रेशियो या औसत के आधार पे आप पूरे विश्व की जनसंख्या का अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन इसमें सत्यता 50-50, सत्यता की जांच 50-50% हो सकती है। मतलब जो हमने सोचा है या कल्पना की है वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो अनुमानिक परीक्षण जो है, इसमें हम अनुमान लगाते हैं। किसी व्यापक स्तर मतलब व्यापक स्तर पर सर्वेक्षण करने के बजाय हम किसी छोटे स्तर पर या छोटे से स्थान का जो है निरीक्षण और सर्वेक्षण कार्य करके हम व्यापक रूप से अगर वर्णन कर रहे हैं, व्यापक रूप से निष्कर्ष पर पहुंच जा रहे हैं, तो वो सारी चीजें किस में आएंगी, अनुमानिक सांख्यिकी में आएगी। ठीक है, अब हम प्रदत्त आंकड़ों के आधार पर देखेंगे। तो दोस्तों, सांख्यिकी के प्रकार में आप देखेंगे प्रदत्त आंकड़ों के वितरण के आधार पर सांख्यिकी, जब हम और आप सांख्यिकी कार्य करते हैं तो उसमें हमको कुछ ना कुछ आंकड़े प्राप्त होते हैं। तो उन आंकड़ों के आधार पर सांख्यिकी के दो प्रकार हैं। पहला है प्राचल सांख्यिकी। प्राचल सांख्यिकी का तात्पर्य क्या होता है, इसमें ये उस प्रकार की सांख्यिकी विधि है जिसके लिए आवश्यक है कि विश्लेषण हेतु लिए गए प्रतिदर्श प्रदत्त ऐसी जनसंख्या के लिए हों जिसमें सामान्य वितरण की विशेषता उपलब्ध हो, अर्थात पियर्सन सहसंबंध गुणांक की गणना को वैध माना गया है। इसका मतलब समझिए, पियर्सन का जो सहसंबंध गुणांक है वो दो चरों या दो से अधिक चरों के लिए बना है। तो इसमें प्राचल सांख्यिकी में जरूरी है कि हमको वही अन्वेषण कार्य करना है जिसमें सामान्य वितरण की विशेषता उपलब्ध हो, अर्थात सामान्य वितरण हो पाए। तो हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं, बहुत आसानी से समझ पाएंगे। जैसे कि सामान्य वितरण कहाँ होता है, जब एक अध्यापक क्लास में कक्षा में पढ़ाता है तो वो बहुत सारे बच्चों को उनके पूर्णांक के आधार पर प्राप्तांक को देता है, मतलब अंक देता है। तो उसमें कोई एक बच्चा नहीं होता है, बल्कि एक समूह को नंबर दिया जाता है और समूह को अंक प्रदान करने के बाद अलग अलग समूहों की तुलना भी की जाती है। तो जो कार्य होता है वो सामूहिक रूप से होता है, मतलब उसमें एक समूह को नंबर दिया जाता है।
तो हमेशा इसमें जो बात होगी वो एक समूह को कुछ ना कुछ वितरण किया जाएगा। एक समूह के लिए सामान्य वितरण की, उस समूह में ही सामान्य वितरण की विशेषता होती है। तो ये सामूहिक रूप, जब समूह कोई रहेगा तभी ये प्राचल सांख्यिकी का उपयोग होगा। और इसके बारे में जो सूत्र स्थापित किया है, पियर्सन का फार्मूला है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो प्राचल सांख्यिकी हमेशा समूह के लिए उपयोग में आती है, जबकि जो अप्राचल सांख्यिकी है ये वितरण मुक्त सांख्यिकी है। इसमें आप समूह में नहीं बल्कि किसी व्यक्ति को भी आप या छात्र को भी आप अंक प्रदान कर सकते हैं। जैसे कि एक ट्यूशन टीचर होता है, क्लास का टीचर दूसरी बात, क्लास अगर चलेगा उसमें अंक प्रदान किए जाएंगे तो प्राचल सांख्यिकी, क्योंकि सामूहिक रूप से नंबर प्रदान किए जाएंगे। लेकिन जैसे अगर आप ट्यूशन टीचर हैं, वहां पे आप किसी एक छात्र को पढ़ा रहे हैं और केवल आप उसी को मार्क्स, आप उसका टेस्ट ले रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं और उसको ही नंबर दे रहे हैं, तो वो आ जाएगा अप्राचल सांख्यिकी में, क्योंकि ये क्या है, वितरण मुक्त सांख्यिकी है। इसमें समूह की आवश्यकता नहीं होती, किसी व्यक्ति या किसी विशेष व्यक्ति को इसमें जो है उस पर अन्वेषण कार्य हो सकता है, उस पर प्रयोग हो सकता है, लेकिन इसमें जो प्रयोग होगा, जो अन्वेषण होगा वो समूह में होगा और इसमें वो व्यक्तिगत रूप से अकेले भी हो सकता है। ठीक है। और ये इसमें सामान्य रूप से वितरण नहीं होता है। ठीक है। तो अप्राचल सांख्यिकी क्या होती है, सामान्य रूप से वितरण से मुक्त होती है। तो ये तो हो गया हमारा सांख्यिकी के प्रकार। तो अब सांख्यिकी का प्रकार यहां पे समाप्त होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे सांख्यिकी की उपयोगिता या महत्व। ठीक। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं सांख्यिकी की उपयोगिता एवं महत्व। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है शैक्षिक नियोजन में उपयोग। जब हमारी राज्य या केंद्र सरकारें शिक्षा के व्यापक प्रचार और प्रसार के लिए उसको कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें जनसंख्या, जिस भी क्षेत्र में विद्यालय को स्थापित करना है उस क्षेत्र में बच्चों की स्थिति, पढ़ने वाले बच्चों की स्थिति, उसके अलावा ग्रामीण है वो क्षेत्र ग्रामीण है या फिर शहरी क्षेत्र है, तो इन सब के आधार पर उसको व्यवस्था करनी पड़ती है, वित्त की व्यवस्था करनी पड़ती है, कर्मचारियों की व्यवस्था करनी पड़ती है। और तो इन सब की व्यवस्था करने के लिए उसको सांख्यिकी का उपयोग करना पड़ता है, मतलब सर्वेक्षण कार्य वगैरह करना पड़ता है उसमें, और कीमत निर्धारण भी करना पड़ता है। तो वहाँ पे कितना लागत लगनी है, इन सब का निर्धारण करना पड़ता है। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, नियोजन, शैक्षिक नियोजन के अंतर्गत। शैक्षिक प्रशासन में उपयोग, इसका तात्पर्य ये हुआ कि जब विश्वविद्यालय, अब इंडिविजुअल एक कॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर कोई विश्वविद्यालय या विद्यालय खुल रहा है तो उसके लिए वित्त की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है। उस पैसे की व्यवस्था के लिए भी सांख्यिकी का उपयोग होता है और वहाँ पे कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है, व्हीकल लगते हैं, उस क्षेत्र के बच्चों या छात्रों के लिए वहाँ का सर्वे भी किया जाता है। उस आधार पर विद्यालय की नींव रखी जाती है या स्थापना होती है। तो शैक्षिक प्रशासन में भी इसका उपयोग होता है। विद्यालय प्रबंध एवं प्रशासन में उपयोग, वही बात, विद्यालय प्रबंध एवं प्रशासन में उपयोग जो हमने अभी बताया कि विद्यालय प्रबंध के लिए चाहे उसके कर्मचारी हों, चाहे वहाँ
खेल का मैदान हो, कुछ मतलब हर चीज़ के लिए जहाँ भी उसको परीक्षण, निरीक्षण और निष्कर्ष की ज़रूरत पड़ेगी, योजना बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे सांख्यिकी का उपयोग होगा। छात्रों के वर्गीकरण में उपयोग होता है। मापन और मूल्यांकन के तहत हम छात्रों की बुद्धि लब्धि, उनकी योग्यता को जानते हैं और ये मापन और मूल्यांकन भी सांख्यिकी के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। और तो उसके द्वारा विशिष्ट बौद्धिक और मानसिक शक्ति वाले छात्रों को अलग अलग वर्ग के आधार पर विभाजित किया जाता है। तो ये भी शिक्षण, जो छात्रों का वर्गीकरण भी होता है, वो भी जो है सांख्यिकी के आधार पर ही होता है, जिसमें हम उनको प्राप्तांकों, उसके अलावा उनके अन्य विशिष्ट गुणों के आधार पर उनको सेक्शन, जैसे आप जानते हैं क्लास में सेक्शन होते हैं, तो उनका निर्धारण होता है, तो वो भी सांख्यिकी के आधार पर होता है। उसके बाद शिक्षण विधियों आदि के मूल्यांकन में प्रयोग। शिक्षण विधि में मूल्यांकन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, तो उस मूल्यांकन करने में भी सांख्यिकी का प्रयोग होता है। ठीक है। फिर परीक्षा के पदों में मतलब कि प्राप्तांक, पूर्णांक और किसी भी विद्यालय में छात्र की संख्या, और अगर आप वहाँ पे परीक्षा का आयोजन करा रहे हैं तो उसके लिए सीटों की संख्या, मतलब स्टूडेंट के साथ साथ टीचर्स की भी संख्या, इन सब का निर्धारण जो होता है ये सांख्यिकी के द्वारा होता है। उसके बाद छात्रों के दो समूहों में शुरू में ही हमने बताया कि छात्रों को जो अंक प्रदान किए जाएंगे, और अंक प्रदान करने के बाद 2 सेक्शन या 2 समूह में जो छात्र रहेंगे, उनके प्राप्तांकों के आधार पर उनकी तुलना की जाएगी, और जो बच्चे अच्छा मार्क्स पाए हैं उनको, और उसके साथ साथ जो कम पाए हैं उनको और अत्यधिक प्रोत्साहित करने की ज़रूरत होगी। इसके साथ साथ केवल 2 समूह ही नहीं, बल्कि जिला स्तर, क्षेत्र स्तर, राष्ट्र स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम जो है सांख्यिकी के माध्यम से विद्यालय और छात्रों की तुलना करते हैं। फिर निष्कर्ष से प्राप्त, निष्कर्ष का मतलब सैंपल से प्राप्त निष्कर्षों को, जो हमें निष्कर्ष प्राप्त होते हैं, निष्कर्ष का मतलब सैंपल से प्राप्त निष्कर्षों को समष्टि पर लागू करने में उपयोग। ठीक है। जैसे कि आप एक जिला स्तर पे बात की जाए, आप किसी विशिष्ट क्षेत्र का सर्वेक्षण कार्य करते हैं, तो आप पाते हैं उसमें कि उस विशिष्ट क्षेत्र में लगभग 80% जो है छात्र पढ़े लिखे हैं, शिक्षित व्यक्ति हैं। तो आप उसके आधार पर ये निष्कर्ष निकालते हैं कि इसी आधार पर पूरे ज़िले में भी लगभग 70% या 60% वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो एजुकेटेड होगी, पढ़ी लिखी होगी। तो ये सारी चीज़ें राष्ट्र स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर, उन सभी स्तर पे जहाँ पे हमें अन्वेषण या फिर प्रयोगात्मक कार्य करने पड़ते हैं, उसमें हम सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं। तो सांख्यिकी का हमारे दैनिक जीवन में उपयोगिता और महत्व बहुत ही अधिक है। ठीक है। तो ये रहा हमारी सांख्यिकी की उपयोगिता एवं महत्व। और अब पढ़ेंगे सांख्यिकी की परिसीमाएं, मीन्स लिमिटेशन क्या है इसकी। ठीक है। तो सांख्यिकी के बारे में हम जानते हैं कि ये केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करता है। संख्या, अगर हमारे पास कोई भी जानकारी है तो उसको हम संख्यात्मक रूप में निरूपित करने के बाद उसका हम अध्ययन करते हैं। ठीक है। और उसके बाद ये केवल समूहों का अध्ययन करता है, केवल समूहों का अध्ययन करता है। व्यक्तिगत रूप से सांख्यिकी के द्वारा हम अध्ययन नहीं करते किसी व्यक्ति विशेष का, बल्कि इसके द्वारा हम सामूहिक रूप से अध्ययन करते हैं। तो इसमें केवल हम समूहों का अध्ययन करते हैं। आंकड़ों में एक रूपता होनी चाहिए और सजातीय आंकड़े होना जरूरी है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। जो आंकड़े होंगे उनमें एक रूपता पाई जानी चाहिए, क्योंकि अगर आंकड़े विजातीय हो गए तो उसमें भी
उनका भी विश्लेषण नहीं हो पाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है परिणाम केवल औसत असत्य। परिणाम जो होगा, परिणाम केवल औसत असत्य, परिणाम फिक्स होने चाहिए, जो भी परिणाम होना चाहिए उसमें वो पूरी तरह शुद्ध होने चाहिए। अगर वो औसत परिणाम को हम पूरी तरह से सत्य नहीं मान सकते, ठीक है, केवल औसत रूप से असत्य मान सकते हैं, ठीक है। और ये कार्य जो होता है केवल विशेषज्ञों द्वारा होना चाहिए, जिन्हें सांख्यिकी की जानकारी है, जो उस विषय से जुड़े हुए हैं, वही इसमें अन्वेषण कार्य करें, अन्य लोग अन्वेषण कार्य ना करें। अगर ऐसा करेंगे तो उसमें उसके मापन और मूल्यांकन की क्रिया में गलत होने की जो है पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो ये रहा हमारा सांख्यिकी, और इसमें हमने सांख्यिकी का पूरा लगभग जो भी मेन पॉइंट हैं उन सब का हमने अध्ययन कर लिया। अब इसके आंकड़ों से संबंधित, इसके अभिलेखी चित्रों से संबंधित और विभिन्न प्रकार के मापदंड जैसे कि मीन, माध्य, माध्यिका और बहुलक, और इसके अलावा जो है सहसंबंध गुणांक, ये सब हमें पढ़ना है। तो अब हम उसको पढ़ेंगे। तो दोस्तों अभी तक के लेक्चर में हमने देखा कि समंक मतलब डाटा। बहुत बार ये वर्ड आया है, बहुत बार ये बात का जिक्र हुआ है हमारे अभी तक के लेक्चर में। तो अब हम देखेंगे आंकड़े या समंक क्या होता है। तो किसी भी दो चर, कभी भी जब हम किसी रिसर्च में जाते हैं, कुछ एनालिसिस करते हैं, तो उसमें दो वेरिएबल मिलते हैं, दो चर मिलते हैं। तो दो चर, चाहे वो गुणात्मक या मात्रात्मक, चाहे जिस भी तरीके के हों, गुणात्मक हो या मात्रात्मक हो, उन दोनों के चर के मानों के समुच्चय को, मतलब उनके समूह को हम आंकड़ा या दत्त या डाटा कहते हैं। और आंकड़ों को हम क्या करते हैं, सारणीकरण करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं। और क्योंकि अगर हमको अव्यवस्थित रूप से आंकड़े प्राप्त हैं तो हम उनसे सूचनाओं तक नहीं पहुंच सकते हैं, और जब तक हमको सूचनाएं नहीं प्राप्त होंगी तब तक हमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो सूचनाओं से ही हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो आंकड़े अपने आप में सूचना नहीं होते हैं, उनकी प्रोसेसिंग मतलब उनका प्रसंस्करण किया जाता है, और प्रसंस्करण करके उनसे हम सूचना प्राप्त करते हैं। तो इसको शॉर्ट में देखें तो आंकड़े क्या होते हैं, संख्यात्मक या मात्रात्मक होते हैं। उनका हम प्रोसेसिंग करते हैं, मतलब उनका प्रसंस्करण करते हैं। उसके बाद क्या प्राप्त होता है, हमको सूचना प्राप्त होती है, और सूचनाओं द्वारा हम ज्ञान, निष्कर्ष रूप में हम ज्ञान तक पहुंचते हैं, मीन्स नॉलेज तक पहुंचते हैं। अब बात करते हैं, चूंकि हम पढ़ रहे हैं शिक्षा की दृष्टि से सांख्यिकी, तो अगर शैक्षिक सांख्यिकी पढ़ रहे हैं तो उसमें जो शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, वैसे प्रकार तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण प्रकार हैं उसमें स्रोत के आधार पर हम देखेंगे, गणना के आधार पर देखेंगे, और स्थिति के आकार में देखेंगे। तो स्रोत के आधार पर जो पहला है प्राथमिक आंकड़े। अब बात करते हैं प्राथमिक आंकड़े कौन से आंकड़े होते हैं। वे आंकड़े होते हैं जिनका संकलन हम स्वयं करते हैं, जो अपने मौलिक रूप में होते हैं, ठीक है। मतलब जो भी एनालिसिस हम करते हैं मौलिक रूप में जो आंकड़े होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राथमिक आंकड़े या फिर प्राइमरी डाटा, ठीक है। द्वितीयक आंकड़े कौन से आंकड़े होते हैं, तो द्वितीयक आंकड़े के बारे में बात किया जाए तो द्वितीयक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो हम दूसरों के द्वारा एनालिसिस किए गए आंकड़े प्राप्त करते हैं, उनका संकलन करते हैं, वो होता है हमारा द्वितीयक या सेकेंडरी डाटा। फिर बात करते हैं गणना के आधार पर, मीन्स कि जब हम गणना के आधार पे, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है गणनाश्रित। गणनाश्रित का मतलब जिन चीजों की, ऐसे आंकड़े जिनमें हम गणना कर सकते हैं, और अगर हम गणना कर मतलब उनको गिन सकते हैं, जैसे कि 10 पेंसिल, 10 पेन, इनको हम संख्यात्मक रूप से लिख सकते हैं। 10 ट्रीज मतलब 10 पेड़। तो इस तरीके से वो आंकड़े आएंगे गणनाश्रित आंकड़ों में, ये भी गणना का एक आधार है। और अगला गणना के आधार पे अगला आता है अगणनाश्रित।
अगणनाश्रित वे आंकड़े होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ उनको हम माप सकते हैं। जैसे 2 किलो चीनी, 2 लीटर तेल, ऑयल। तो ऐसे आंकड़ों को हम अगणनाश्रित आंकड़े कहते हैं। इसमें हम गिन नहीं सकते हैं बल्कि माप सकते हैं। तो ये तो हो गई बात गणना के आधार पर आंकड़ों की। स्थिति के आकार पर सांख्यिकी में सबसे इंपॉर्टेंट है इन दोनों को समझना। तो वर्गीकृत आंकड़े कौन से होते हैं? वर्गीकृत आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो अव्यवस्थित, अवर्गीकृत और वर्गीकृत। तो वर्गीकृत आंकड़े कौन से होते हैं? जो पूर्ण रूप से व्यवस्थित हों, वो आंकड़े वर्गीकृत आंकड़े होते हैं। तो जो आंकड़े होते हैं वर्गीकृत आंकड़े, वो व्यवस्थित होते हैं। ये पूर्ण रूप से व्यवस्थित आंकड़े होंगे। ये चाहे अवरोही क्रम में हो सकते हैं और आरोही क्रम में भी हो सकते हैं। अवर्गीकृत जो आंकड़े होते हैं ये पूर्ण रूप से अव्यवस्थित होते हैं। इनको जानना सब बेहद जरूरी है हमारे लिए। अव्यवस्थित आंकड़े हैं, ये बिखरे हुए आंकड़े होते हैं, इनका कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। तो वर्गीकृत आंकड़े व्यवस्थित आंकड़े होंगे और अवर्गीकृत आंकड़े अव्यवस्थित आंकड़े होंगे। ठीक है। तो दोस्तों अब हम जानेंगे आवृत्त वितरण के बारे में। आजकल जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल सभी कक्षाओं में, सभी स्कूलों में 40 से 50 स्टूडेंट एक कक्षा में होते हैं, एक क्लास में होते हैं। और अगर हम उनके प्राप्तांकों के बारे में, सभी बच्चों के क्लास के सभी बच्चों के प्राप्तांकों को अगर अव्यवस्थित रूप में लिख देंगे तो उससे हमको उनके बारे में, उनकी योग्यता के बारे में जानने में बहुत ही कठिनाई होगी। तो उसको जानने के लिए जरूरी होता है कि हम इनको सारणीकरण कर दें, इनको सूचीबद्ध कर दें और इनके आंकड़ों को एक क्रमबद्ध ढंग से लिखें। ठीक है। तो अगर इनको हमको वर्गीकरण और सारणीकरण इन आंकड़ों का करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए 2 चीजें होती हैं। अगर इनका हम सारणीकरण वर्गीकरण नहीं करेंगे तो हम इनके बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे। तो सारणीकरण करने के लिए 2 प्रमुख चीजें होती है। अगर हम इनका सारणीकरण कर देंगे या वर्गीकरण करेंगे तो हमको 2 लाभ होंगे। पहला लाभ ये हो जाएगा कि हम इनके प्राप्तांकों को थोड़े रूप में लिखेंगे। थोड़े रूप में इनका जो ज्यादा डाटा है उनको थोड़े रूप में लिख के प्रदर्शित कर सकते हैं। थोड़े रूप में प्रदर्शन, सारणीकरण का पहला जो लाभ है वो ये है कि थोड़े रूप में प्रदर्शन। ठीक है। दूसरा क्या होता है? इन वर्गों के आधार पे उनकी योग्यता में पारस्परिक संबंध, योग्यता में पारस्परिक संबंध, पारस्परिक संबंध। तो जब हम इनको सारणीकरण करते हैं या वर्गीकरण करते हैं तो 2 लाभ होते हैं। पहला लाभ क्या होता है? पहला लाभ ये होता है कि इनको हम थोड़े रूप में इनका प्रदर्शन कर पाते हैं, रिप्रेजेंट। बहुत ज्यादा बड़े डाटा को थोड़े से कुछ रेखा चित्रों के माध्यम से हम इनका प्रदर्शन कर देते हैं। और दूसरा क्या होता है कि जो मेन ये लाभ होता है कि उनकी योग्यता के बारे में, उनका स्तर कैसा है, इस बारे में हम समझ पाते हैं वर्गीकरण और सारणीकरण करके। ठीक है। तो ये तो बात रही सारणीकरण और वर्गीकरण से लाभ के बारे में। अब हम जानेंगे कि इसमें आवृत्ति क्या होती है। अगर आप वर्गीकरण कर रहे हैं तो इसमें आवृत्ति का क्या रोल हो सकता है? तो जैसा कि आप देख रहे हैं आवृत्ति क्या होती है। अगर आप आंकड़ों का संकलन करेंगे और उनको लिख देंगे तो हो सकता है उसमें से कोई संख्या बार बार आए। तो किसी संख्या का बार बार आना ही उसकी आवृत्ति कहलाती है। कोई संख्या है, अगर वो बार बार आ रही है तो उस संख्या को क्या कहेंगे? उस संख्या की आवृत्ति होगी। ठीक है। जो बार बार आ रही है उस संख्या की आवृत्ति। जैसे कोई नंबर है 2 है, जैसे किसी सारणी में वो 4 बार आया है तो उसकी आवृत्ति कितनी हो जाएगी?
4 हो जाएगी। 2 कोई नंबर है, ये अगर 4 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो इसकी जो आवृत्ति है वो क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये तो बात रही आवृत्ति की। आवृत्ति को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और आवृत्ति वितरण क्या होता है? तो अगर संख्याओं के आवृत्तियों को स्पष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, विभिन्न वर्गों में प्रदर्शित करते हैं। वर्गों में प्रदर्शित करने की जो क्रिया होती है इसे हम आवृत्ति वितरण कहते हैं। तो आवृत्ति वितरण करने के लिए कुछ प्रमुख चरण हैं, अब हम उनको जानेंगे और समझेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे कि हम आवृत्ति वितरण को कितने आधार पे, कितने प्रमुख चरण हैं जिसके आधार पे हम इसको वितरित कर सकते हैं, इसको बांट सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारा पॉइंट है, पहला स्टेप है, अभी हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाते हैं कि आवृत्ति वितरण कैसे होता है। लेकिन उससे पहले कि इसके क्या क्या चरण होते हैं, पहले क्या क्या करते हैं, क्या स्टेप है प्रमुख, वो देखते हैं। तो पहला जो इसमें पॉइंट आएगा वो हम सबसे पहले इसमें वर्गांतर निकालेंगे, क्लास इंटरवल। और वर्गांतर का ये नियम होता है कि वर्गांतर हमेशा वर्गांतर जो होता है वो जो अंक या समंक जो हमको प्राप्त होते हैं उनको हम विभिन्न खंडों में समान मान या अंक में जो है वितरित कर सकते हैं, उनके आधार पर हम इसको बांट सकते हैं। ठीक है, जो हमको समंक दिया हो, प्रदत्त दिया हो या डाटा दिया हो, उसको हम समान खंडों के आधार पे, समान अंक या मान के आधार पर इसको हम बांट सकते हैं। ठीक है, और विभिन्न खंडों में बांटते हैं। ठीक है, तो वर्गांतर को जो है विभिन्न खंडों में समान अंकों के आधार पर बांटा जा सकता है। फिर हम बात करते हैं वर्गांतर का आकार कैसे होता है। अभी हम क्वेश्चन में देखेंगे, आप केवल अभी इसके स्टेप को समझते रहिए बस। तो वर्गांतर का जो आकार होता है वो स्टैंडर्ड जो माना गया है, इसका आकार वो 7 से लेके 15 माना गया है। तो 7 से लेके 15 जो होता है वो वर्गांतर का आकार हम मान सकते हैं। इसका कोई निश्चित नियम नहीं है, इसको हम अपने हिसाब से मान सकते हैं। फिर बात करते हैं जो हमारा डाटा दिया है उसमें अंकों का प्रसार, इसका मतलब कि उसकी रेंज कैसे निकालेंगे। रेंज को ही परास भी कहते हैं। तो हाईएस्ट स्कोर, जो भी उसमें हाईएस्ट स्कोर हो, मतलब उच्च स्कोर, सबसे बड़ा स्कोर, उसमें से सबसे कम स्कोर, लोएस्ट स्कोर को हम क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं, तो हमको अंकों का प्रसार पता चल जाता है। फिर वर्गांतर की संख्या आती है। अब वर्गांतर की संख्या निकालने का भी एक नियम होता है। ठीक है, तो ये जो होता है, ये नंबर ऑफ क्लास इंटरवल निकालने का रूल, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल, ये हमारा वर्गांतर को ही क्लास इंटरवल कहते हैं। इसका जो रूल होता है, इसका रूल होता है रेंज अपॉन साइज ऑफ CI। रेंज मतलब अंकों का प्रसार, रेंज अपॉन साइज ऑफ CI क्लास इंटरवल, मतलब वर्गांतर का आकार, साइज ऑफ CI मीन्स क्लासिफिकेशन की साइज, क्लास इंटरवल की साइज। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इस फार्मूले से हम निकाल लेंगे। फिर अपने हिसाब से वर्गांतर का निर्माण करेंगे और वर्गांतर के निर्माण के बाद उसमें सुविधाजनक इकाइयां लेंगे। अब बात ये आती है कि वर्गांतर किस संख्या से प्रारंभ करें। ठीक है, ये चीज वर्गांतर किस संख्या से प्रारंभ करें, ये बार बार लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इसमें हम हमेशा इसको रेंज के अकॉर्डिंग लेते हैं। रेंज के हिसाब से जो रेंज, छोटी रेंज होती है, रेंज में जो लोएस्ट स्कोर होता है, उससे प्रायः हम इसको यूजुअली इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं वर्गांतर की शुद्ध सीमाएं। वर्गांतर की शुद्ध सीमाएं निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो उसकी हाईएस्ट लिमिट होती है उसमें 0 प्लस कर देते हैं 0.5, और जो लोएस्ट लिमिट होती है, लोएस्ट स्कोर जो होता है उसमें हम माइनस 0.5 कर देते हैं। तो इसको करने से हमको शुद्ध सीमाएं प्राप्त हो जाती हैं। लोएस्ट स्कोर से माइनस करेंगे और हाईएस्ट स्कोर से
प्लस करेंगे 0.5। ये चीज़ अभी आप हम क्वेश्चन में देखेंगे। फिर मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे, जो हमारी शुद्ध परिसीमाएं या शुद्ध सीमाएं आ जाएंगी उनका मध्य बिंदु का फार्मूला तो बहुत आसान होता है, लोएस्ट स्कोर प्लस हाईएस्ट स्कोर अपॉन 2 कर देंगे तो हमारा मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु आ जाएगा। इससे हम मध्य बिंदु निकाल लेंगे। 9वां जो हमारा अगला स्टेप है, इसमें ये होता है कि वर्गांतर की देखेंगे श्रेणियां कैसी हैं, समावेशी भी हो सकती है, अपवर्जी भी हो सकती है और शुद्ध श्रेणियां भी हो सकती हैं, कई प्रकार की श्रेणियां होती हैं। ठीक है, उसके बाद वर्गांतरों को हम अवरोही या आरोही क्रम में प्रस्तुत करेंगे। अब अवरोही और आरोही, अवरोही और आरोही, 2 बार अवरोही हो गया है, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। अवरोही तथा आरोही क्रम में प्रस्तुत करते हैं, मतलब घटते और बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। फिर बात करते हैं टैली चिन्ह। टैली चिन्ह के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें। टैली चिन्ह में 1 अगर फ्रीक्वेंसी है तो उसको ऐसे दिखाएंगे, 2 है तो उसके लिए डबल लाइन, 3 है तो उसके लिए ट्रिपल लाइन और 4 है तो उसके लिए 4 लाइन, 5 है तो 4 लाइन खींच के उसको ऐसे काट देंगे। तो ये हो गया हमारा 5। और इसी प्रकार अगर आपको 6 बनाना है तो 6 के लिए आप पहले 5 बनाएंगे, उसके बाद 1 लाइन खींच देंगे, 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम टैली चिन्ह भी लगाएंगे। अब हम एक क्वेश्चन लेंगे जिससे आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, कि हम फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारे सामने आ गया हमारा क्वेश्चन। अब ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा और एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्न आंकड़ों की सहायता से आवृत्ति वितरण कीजिए, और ऐसे आपको कुछ डाटा दे दिए जाएंगे। सबसे पहला काम ये होता है कि हम कल्पित रूप से वर्गांतर का आकार जो है वो 7 से 15 के बीच में मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे कल्पित रूप से जो है इसका आकार मान लेंगे, वर्गांतर का जो आकार है उसको हम 7 मान लेते हैं। माना वर्गांतर का आकार बराबर 7, ये बात हो गई। हमने कल्पित रूप से, क्योंकि इसका कोई निश्चित नियम नहीं होता, तो इसलिए सबसे पहले हम वर्गांतर का आकार मान लेंगे। ठीक है, पहला स्टेप। फिर हम दूसरे स्टेप के तहत देखेंगे इसमें सबसे उच्चतम अंक कौन सा है, हाईएस्ट स्कोर या उच्चतम अंक और निम्नतम अंक भी देखेंगे। निम्नतम अंक, क्योंकि हमको रेंज निकालनी है। तो उच्चतम अंक कितना है इसमें, उच्चतम अंक अगर देखेंगे तो इस सब में 19 है, 19 सबसे बड़ा नंबर। सबसे छोटा नंबर क्या है, सबसे छोटा नंबर 2 है। तो अगर उच्चतम अंक देखा जाए तो 19 और निम्नतम अंक 2। अब अगले स्टेप के तहत हम इसमें निकालेंगे अंकों का प्रसार, मतलब कि रेंज निकाल लेते हैं। तो रेंज इसका कैसे निकलेगा, हाईएस्ट स्कोर से लोएस्ट स्कोर को माइनस कर दें। हाईएस्ट स्कोर मतलब उच्चतम अंक 19 और निम्नतम अंक मतलब 2, तो 2 को माइनस कर देंगे, आ जाएगा हमारा 17। ठीक है, तो ये तो बात हो गई प्रसार की। अब आगे हम निकालेंगे वर्गांतरों की जो है संख्या निकालेंगे। इसका फार्मूला होता है रेंज, प्रसार जो कि प्रसार है, और अपान आकार, वर्गांतर का आकार। यह अभी हमने कुछ देर पहले ही फार्मूला बताया था। रेंज अपान नंबर साइज ऑफ CI मतलब क्लास इंटरवल, ये चीज़ अभी फार्मूला बताया था, उसी में रखते हैं। तो 17 अपान कितना आ जाएगा, वर्गांतर का आकार 7 है। जब इसको हम काटेंगे
2.43 और हम इसको लगभग मान सकते हैं कि ये लगभग वैल्यू आई है 3 अप्रॉक्स में आया है, 3 लगभग वैल्यू आ गई है। तो वर्गांतरों का आकार हमें पता चल चुका है। अब हम अपनी अपनी सारणी का निर्माण करते हैं। सबसे पहले वर्गांतर कितना माने हैं हम, उसका आकार 7 तक है। तो हम सबसे पहले इसका क्रम संख्या SN सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 और 7 लेते हैं, ठीक है। दूसरा जो कॉलम बनेगा वो क्लास इंटरवल का बनेगा, क्लास इंटरवल का बनेगा, ठीक है। तो हम इसमें नीचे से स्टार्ट करेंगे। 2 से टोटल कितना है, 3 का ले रहे हैं। अगर 3 का ले रहे हैं तो 2 3 4, तो मतलब 2 से लेके 4, 2 को भी शामिल करेंगे, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। उसके बाद 5 से लेके 7 तक और उसके बाद 8 से लेके 10 तक, 10 से लेके 11 से लेके 14 तक, 11 12 13 तक और 14 15 16, 14 से लेके 16 तक, 17 18 19, 17 से लेके 19 तक और 17 से लेके 19, 17 18 19, 17 18 19 तक, ठीक है। और उसके बाद 20 से लेके 20 21 22 तक, ये हमारा बन गया क्लास इंटरवल, ठीक है। आप देखेंगे तो 2 से लेके 4 तक कितना वर्गांतर है, 3 है, ठीक है। 2 मिला दीजिए, 2 3 4, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 3 अंक देखिए आपको मिल रहे हैं, 17 18 19 20 21 22। ये तो बात रही वर्गांतरों की संख्या की, ठीक है। फिर बात करते हैं कि इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। फ्रीक्वेंसी देखते हैं, मतलब आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता इसको कहते हैं। जो बार बार आए वो बारंबारता। तो 20 से 22 के बीच में कितने नंबर आए हैं, 20 से 22 के बीच में पूरी श्रेणी में एक भी नंबर नहीं आया है, इसका मतलब इसके लिए 0। 17 से 19 के बीच में कितने नंबर आए हैं, 17 से 19 के बीच में, तो 17 ये रहा 1, 18 2, 19 3 और कुछ बचा है, 18 2 बार है, तो 1 2 3 4, 4 नंबर आए हैं, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। 14 से 16 के बीच में कितने नंबर आए हैं, तो आप देखेंगे 14 15 16, तो केवल एक नंबर आया है 16, तो यहाँ पे इसकी प्रायिकता, इसकी जो बारंबारता है वो हो जाएगी 1। फिर 11 से 13 के बीच में कितने नंबर आए हैं, तो 11 से 13 के बीच में जो है 11 12 13, 12 आया है, 1 अंक, तो यहाँ पे 1 हो गया। 8 से 10 के बीच में कितने आए हैं, तो 8 2 बार आया, 3 बार आया, 9 भी आया है, नहीं आया है, 10 आया है। टोटल जो है इसमें 8 से 10 के बीच में 1 2 3 3
और उसके बाद 3 अंक आए हैं, एक 10 और आया है, 4 नंबर। 8 से 10 के बीच में 1 2 3 4 5 नंबर आए हैं। देखिए 1 2 3 4 और 5, तो 5 इसकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। और 5 से 7 के बीच में कितने नंबर आए हैं? 5 6, ये दिख रहा है 5 6 और 5 2 बार हो गया, 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, तो 4 नंबर आए हैं 5 से 7 के बीच में। 2 से 4 के बीच में कितने नंबर आए हैं? तो 2 से 4 के बीच में देखिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 नंबर आए हैं, ठीक है। अब हम यहां पे टैली नंबर बना देते हैं, टैली चिन्ह, टैली चिन्ह। देखिए 0 के लिए कोई टैली चिन्ह नहीं, 4 को हम ऐसे दिखा देंगे, 1 के लिए 1 टैली चिन्ह, इधर भी 1 है तो 1 टैली चिन्ह, 5 को कैसे दिखाएंगे? 1 2 3 4, ये बन गया 5, ठीक है। फिर देखिए 4, तो 1 2 3 4, 7 के लिए क्या? 5 पहले बनाएंगे, 4 1 5 और 2 और लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 7। तो ये हमारा हो गया आवृत्ति वितरण। यहाँ पे हमारा आवृत्ति वितरण होता है पूरा। अब आपको हम बताएंगे कि इन आवृत्ति वितरणों को, इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, उनको हम कैसे रेखा चित्रों में प्रदर्शित करते हैं।